परिचय। विशाल अपने टूल किट में खास तरह का औजार तलाश रहा है। अचानक टेबल से स्टील की 2 चाबियां गिर पड़ीं। चाबियां एक दूसरे पर गिरीं और उनकी सतह पर खरोंच लग गई। अरे विशाल, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं पिताजी, कुछ चाबियां फर्श पर गिर गई थीं। अच्छा बेटा। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल बेटा। पिताजी, जब ये चाबियां एक दूसरे से टकराईं तो उनकी लेप की परत इनसे हट गई। ये कैसा लेप होता है पिताजी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। ये लेप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये चाबियां स्टील की बनी होती हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रम द्वारा इन पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से आभूषण, नट बोल्ट, शाफ्ट और पाइपों जैसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन पर दूसरी धातुओं का लेप चढ़ाया जाता है। अच्छा पिताजी, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। इसे अच्छी तरह से जानने के लिए तुम्हें वैद्युत रसायन का अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज हम वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत रसायन की व्याख्या करना, वैद्युत रासायनिक सेल को समझना, लवण सेतु की विशेषताएं जानना, वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करना, इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन करना, सेल के ईएमएफ की गणना करना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या करना, नैनस्टर समीकरण की गणना करना, गिब्स ऊर्जा की गणना करना, विद्युत अपघटन को वर्गीकृत करना, वैद्युत प्रतिरोध और संवाहकता की गणना करना, सेल नियतांक की गणना करना, कोल-राउश नियम की व्याख्या करना। परिभाषा। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन पर बड़े स्तर पर रासायनिक रूपांतरण और औद्योगिक प्रक्रम आधारित है। उदाहरण: अभिक्रियाई धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण और धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वैद्युत रासायनिक सेल एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में प्रत्यक्ष तरीके से स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है और स्वतः प्रवर्तित रासायनिक प्रक्रम के दौरान विद्युत ऊर्जा के रूप में मुक्त ऊर्जा में कमी लाती है। संरचना। जिंक की एक छड़ी को ZnSO4 के विलयन में और कॉपर की एक छड़ी को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है और इसके लिए 2 अलग अलग बीकर लिए जाते हैं। जिंक और कॉपर की छड़ियां इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं और उन्हें एक वोल्ट मीटर के माध्यम से संयोजक तार से जोड़ दिया जाता है। दोनों वैद्युत अपघटनीय विलयन को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। ये कांच की उल्टी यू आकार की नली होती है जो कुछ विद्युत अपघटन का गर्म सांद्र विलयन होता है। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रिया। ऑक्सीकरण। विलयन में जिंक की छड़ी का भार कम हो जाता है और जिंक ठोस विलयन में चला जाता है। धातु जिंक के जलीय घोल में इस प्रकार विघटित नहीं होता है, अतः ये Zn की घात 2 धन आयन में रूपांतरित हो जाता है। जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है। न्यूनीकरण। कॉपर ठोस की फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विलयन में वर्तमान Cu2 धन आयन
कॉपर ठोस में रूपांतरित हो जाता है। Cu2 धन आयन का कॉपर ठोस में न्यूनीकरण होता है। जिस परिपाटी में विद्युत अपघटन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है, और जब इलेक्ट्रोड पर न्यूनीकरण होता है तब वो कैथोड कहलाता है। इस वैद्युत रासायनिक सेल में जिंक छड़ एनोड और कॉपर छड़ कैथोड है। विद्युत रासायनिक सेल में अवलोकन। वोल्टमीटर 1.10 वोल्ट के पठन के साथ विचलन प्रदर्शित करता है, जो संकेत देता है कि दो इलेक्ट्रोडों और परमाणु रहित धारा के विभवांतर हैं और कॉपर से जिंक छड़ की दिशा में परिपथ पूरा करता है। कुछ समय बाद कॉपर की एक फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। पता चलता है कि जिंक छड़ की वजन में कमी हो गई है। लवण सेतु की विशेषताएं। लवण सेतु परिपथ पूरा होने पर धारा का प्रवाह करता है। ये आयन के प्रवाह को अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता। लवण सेतु वैद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत तटस्थता पुनर्स्थापित करता है। लवण सेतु में विद्युत अपघटन का ऋणायन धनाग्र विलयन से गुजरता है और लवण सेतु में विद्युत अपघटन का धनायन ऋणाग्र विलयन से होकर विद्युत स्थिरता का अनुरक्षण करता है। इस प्रकार लवण सेतु आवेशों के संचयन से बचाता है और परिपथ में धारा के प्रवाह का अनुरक्षण करता है। विद्युत रसायन सेल का प्रतिनिधित्व। किसी गैल्वेनोमीटर सेल पर विद्युत रसायन सेल को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लवण सेल को दो उदग्र रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच कला सीमा को एकल उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। लवण सेतु के वाम हस्त दिशा पर एनोड लिखा जाता है। इसे उस धातु के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद आयन का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। लवण सेतु के दक्षिण हस्त दिशा पर कैथोड लिखा जाता है। इसे पहले आयन के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद धातु का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोड विभव। किसी विलयन में धातु और इसके आयन के बीच विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु के पत्थर को इसके अपने आयन के विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो 3 प्रक्रम के होने की संभावनाएं रहती हैं। धातु आयन Mn धन धातुई पत्थर के साथ टकराता है और बिना परिवर्तन के लौट आता है। पत्ती की सतह पर धातु का परमाणु N इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है और Mn धन आयन के रूप में विलयन में प्रवेश करता है। धातु आयन Mn धन धातु की पत्ती के साथ टकरा सकता है और N इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और धातु परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। सेल का ईएमएफ। कोई गैल्वेनी सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है और इन सेलों में विभिन्न विभव के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को विद्युत प्रवाहन बल के रूप में जाना जाता है। सेल के ईएमएफ की गणना करने के चरण निम्न हैं। एनोड और कैथोड के न्यूनीकरण विभव को प्राप्त करें। दोनों न्यूनीकरण विभवों का संयोजन करें। सेल का ईएमएफ बराबर कैथोड का न्यूनीकरण विभव घटा एनोड का न्यूनीकरण विभव। ई सेल बराबर ई कैथोड घटा ई एनोड अथवा ई सेल बराबर ई दायां घटा ई बायां। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक SHE। इस पर प्लेटिनम ब्लैक के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की परत चढ़ी रहती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1m सांद्रण के H धन आयन के घोल में डूबा रहता है। एक परमाणु के दबाव में शुद्ध हाइड्रोजन गैस से 298 केल्विन ताप पर बुलबुला कराया जाता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निष्क्रिय रहता है।
आधी अभिक्रिया इसकी सतह पर होती है और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता रहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड अथवा कैथोड की तरह काम करता है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है जिससे वो जुड़ा होता है। यदि SHE एक एनोड की तरह काम करता है तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। यदि SHE एक कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है। कैथोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य की तरह लिया जाता है। वैद्युत रसायन श्रृंखला। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य रखकर इलेक्ट्रोड की बड़ी संख्या के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजाया जाता है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान एक श्रृंखला में प्राप्त करते हैं, जिसे वैद्युत रसायन श्रृंखला कहा जाता है। नेंसर्ट समीकरण। नेंसर्ट समीकरण विद्युत अपघटन सांद्रता और इसके इलेक्ट्रोड विभव के बीच के संबंध को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को न्यूनीकरण अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए नेंसर्ट समीकरण होगा E बराबर E0 घटा RT बटा NF गुणा Q का प्राकृतिक लॉग। यहाँ Q अभिक्रिया का प्रतिफल है। इसे M बटा M की घात N धन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन उपयुक्त समीकरण में Q का मान रखने से हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 2.303 RT बटा NF गुणा M बटा M की घात N धन, जहां E बराबर दिए हुए विद्युत अपघटन की सांद्रता के अंतर्गत इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, N बराबर अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T बराबर केल्विन स्केल पर तापमान, F बराबर 1 फैराडे, R बराबर गैस नियतांक। 298 केल्विन पर ऊपर के समीकरण में R, T और F का मान रखने पर हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा N गुणा M बटा M की घात N धन। शुद्ध ठोस और तरल के लिए इकाई के रूप में मोलर सांद्रता को लिया गया है। अब ऊपर का समीकरण हो जाता है E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग 1 बटा M की घात N धन। नेंसर्ट समीकरण और सेल का EMF। अमानक अवस्था में इलेक्ट्रोड से संरचित सेल का EMF होगा E सेल बराबर E0 सेल घटा 2.303 RT बटा NF गुणा लॉग Q। 298 केल्विन पर यह समीकरण हुआ E सेल बराबर E0 सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग Q। यहाँ E0 सेल बराबर मानक सेल विभव, N बराबर सेल अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q बराबर सेल अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण से प्राप्त अभिक्रिया का अनुपात। मान लिया जाए कि सेल अभिक्रिया है AA जमा BB देता है CC जमा DD। अभिक्रिया अनुपात का मान दिया गया है Q बराबर C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। सेल का EMF दिया हुआ है E0 सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। नेंसर्ट समीकरण और
साम्य स्थिरांक। एनोड और कैथोड का विभवांतर जब तक रहता है, वैद्युत रासायनिक सेल काम करता है। जब सेल काम करता है और इसकी अभिक्रिया होती रहती है, कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता घटती है, कारण कि इलेक्ट्रोड पर आयनों का जमा हो जाना, और उसी दौरान एनोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता में वृद्धि होती है, कारण विलयन में धातु का अपघटन होना। परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव घटता है और एनोड का बढ़ता है। मूलभूत रूप से एनोड पर विद्युत अपघटन और कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता का कुछ अनुपात पर इलेक्ट्रोड के विभव का मान समान रहता है, इसलिए सेल का विभव शून्य हो जाता है। इस स्थिति में वैद्युत रासायनिक सेल काम करना बंद कर देता है और ये सेल की साम्यता की स्थिति होती है। सेल का मानक ईएमएफ जानने के लिए सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा। गैल्वेनी सेल द्वारा किया हुआ उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यदि सेल का ईएमएफ ई है और एनएफ उससे होकर गुजरने वाला आवेश है और डेल्टा आर जी अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा है, तो दिया हुआ है डेल्टा आर जी बराबर घटा एनएफ ई सेल। यदि सभी अभिकर्मी वर्गों की सांद्रता समान है, तो ई सेल बराबर ई शून्य सेल। डेल्टा आर जी बराबर घटा एनएफ ई शून्य सेल। ई शून्य सेल के मान की गणना करने पर हमें डेल्टा आर जी शून्य अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक निम्न समीकरण से संबंधित है। डेल्टा आर जी शून्य बराबर घटा आर टी प्राकृतिक लॉग के। चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह होता है वे चालक कहलाते हैं। चालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, धातुई चालक और इलेक्ट्रोड। धातुई चालक वे धातु जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत प्रवाह को जाने देते हैं। धातुई क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धातु के माध्यम से संवहन होता है, उदाहरण कॉपर और सिल्वर। इलेक्ट्रोड जिन पदार्थों के जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाह होता है और उसी दौरान रासायनिक अपघटन होता है, ये संवहन उनके जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित आयन की गति के कारण होता है, उदाहरण अम्ल और क्षार। विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। आयनीकरण के प्रसार के कारण विद्युत अपघटनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित होते हैं, उदाहरण के लिए HCl, NaOH और KCl। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे जलीय विलयन में आयनित होते हैं और इनके आयनन के निम्न अंश होते हैं। बिना अलग किए हुए अणुओं के साथ इनके जलीय विलयन साम्य अवस्था में आयन से युक्त होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का अंश यानी डिग्री तनुता के साथ बढ़ता है और अनंत तनुता पर संगठित होता है। उदाहरण के लिए NH4OH और CH3COOH विद्युत अपघटनी संवहन को प्रभावित करने वाले चालक। विद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अंतर आयनन आकर्षण ये विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। अंतर आयनन आकर्षण अधिक होने पर विचरण की स्वतंत्रता कम होती है और वैद्युत चालकता कम होती है। आयनों का विलायक योजनन यानी सॉल्वेशन ये विद्युत अपघट्य अणुओं विलायक के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर विलायक योजनन में अधिक विस्तार होता है।
और विलयन की वैद्युत चालकता कम होती है। विलायक की श्यानता। ये कारक विलायक अणुओं के बीच आकर्षक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक होगी और वैद्युत चालकता कम होगी। तापमान। विद्युत अपघट्य विलयन का तापमान बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वैद्युत अपघटनीय विलयनों का वैद्युत चालकत्व बढ़ जाता है। वैद्युत प्रतिरोध। प्रत्येक चालक पदार्थ में विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संपूर्ण चालक का विभवांतर इससे होकर गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। V बराबर I R अथवा V बटा I बराबर R। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के विभवांतर का अनुपात अचर रहता है और ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई ओम है। प्रतिरोधकता। 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक के साथ 1 वर्ग सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर रो L विभाजित A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है। वैद्युत चालकत्व। किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा का सहज माप चालकत्व है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। G बराबर 1 बटा R। चालकत्व की इकाई mho है। चालकता। ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे चालक के 1 घन सेंटीमीटर के चालकत्व के रूप में समझा जा सकता है। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। कप्पा बराबर L बटा RA। चालकता की इकाई mho सेंटीमीटर व्युत्क्रम है। वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इसे लैम्डा m द्वारा निर्देशित किया जाता है। किसी विलयन के 20 सेंटीमीटर घन के लिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन को 1 सेंटीमीटर फासले पर 2 बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इस तरह चालकता और मोलर चालकता के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। लैम्डा m बराबर कप्पा और आयतन का गुणनफल। मोलर चालकता के उदाहरण। व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर के किसी स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन में 5.5 गुणा 10 पर घातांक 3 ओम है, तो प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करें। अब हम हल करते हैं। यहां दिए हुए मान हैं R बराबर 5.5 गुणा 10 घातांक 3 ओम, C बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर, R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, L बराबर 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर पाई R वर्ग। मान रखने पर हम पाते हैं क्षेत्र बराबर 0.785 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि R बराबर रो L बटा A। मान रखने पर हम पाते हैं प्रतिरोधकता बराबर 87.135 ओम सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोधत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान रखने पर हम पाते हैं चालकता बराबर
0.1148 सीमेन सेंटीमीटर व्युत्क्रम। हम जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा 1000 विभाजित सी। मान रखने पर हम पाते हैं मोलर चालकता बराबर 229.6 सीमेन वर्ग सेंटीमीटर मोल व्युत्क्रम। वैद्युत चालकता के मापन। वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति से मापा जाता है। वैद्युत अपघट्य विलयन युक्त चालकता सेल के एक सिरे को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा जाता है। इसमें 1500 से 3000 चक्रीय आवृत्ति परास की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहां दिष्ट धारा का उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसका कारण वैद्युत अपघटन है और ध्रुवण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोड के नजदीक वैद्युत अपघनी विलयन में परिवर्तन है। प्रतिरोध R1, R3 और R4 को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक रिक्त बिंदु प्राप्त होता है। रिक्त बिंदु को संसूचक P द्वारा निर्देशित किया जाता है। रिक्त बिंदु पर R1/R2 बराबर R3/R4। R2 वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध है। R2 बराबर R1 गुणा R4 विभाजित R3। वैद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध R1, R3, R4 के मान प्राप्त कर हम R2 की गणना करते हैं। R2 का व्युत्क्रमणुपाती विलयन का चालकत्व देता है। सेल नियतांक। सेल नियतांक बराबर होता है चालकता बटा चालकत्व के। इसे G** द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी व्याख्या इकाई सेंटीमीटर व्युत्क्रम के रूप में की जाती है। जिस मानक विलयन की चालकता ज्ञात होती है, चालकत्व के माप द्वारा उसके सेल नियतांक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए KCl के मानक सेल का उपयोग होता है। विभिन्न सांद्रता और तापमानों में जिसकी चालकता ज्ञात होती है। सेल नियतांक बराबर 0.012886/x। एक बार सेल नियतांक ज्ञात हो जाने पर वैद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व अथवा प्रतिरोध से चालकता की गणना की जा सकती है। सांद्रण के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रण के साथ चालकता में परिवर्तन। वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर घन के चालकत्व को चालकता की तरह समझा जा सकता है। तनुता में वृद्धि के साथ 1 सेंटीमीटर घन में आयनों की संख्या में विलयन कम होता है। वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ घटती है। सांद्रण के साथ मोलरता में परिवर्तन। समान सांद्रण के लिए कठोर वैद्युत अपघट्य λm के मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होता है। तनुता के साथ वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में कठोर वैद्युत अपघट्य के लिए λm की सापेक्ष वृद्धि का मान अपेक्षाकृत कम होता है। सांद्रण के साथ मोलर चालकता की ग्राफीय प्रस्तुति। KCl कठोर वैद्युत अपघट्य और CH3COOH दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। एक ग्राफीय प्रस्तुतिकरण सांद्रण के साथ मोलर चालकता के परिवर्तन को दर्शाता है। कठोर वैद्युत अपघट्य में जब सांद्रण 0 होता है, मोलर चालकता एक निश्चित मान प्राप्त करता है जो सीमित मोलर चालकता के रूप में जाना जाता है। इस मान को λ0m से दर्शाया जाता है। एसिडिक अम्ल की तरह निर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में सीमित मान प्राप्त हो, इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि जब सांद्रण 0 हो जाता है तो ग्राफ लगभग y अक्ष के समानांतर हो जाता है। कोलराउश का नियम। कोलराउश के नियम के अनुसार किसी असीम तनुता में जब वैद्युत अपघट्य पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्य के लिए प्रत्येक आयन
निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है। असीम तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को इसके अलग आयनों के योगदानों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें लगता है लैम्डा नॉट धनात्मक और लैम्डा नॉट ऋणात्मक धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। असीमित तनुता पर वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता दी हुई है। V धनात्मक लैम्डा नॉट धनात्मक, V ऋणात्मक लैम्डा नॉट ऋणात्मक। जहां V धनात्मक और V ऋणात्मक प्रत्येक इकाई सूत्र द्वारा धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। कोल-राउश नियम के अनुप्रयोग। कोल-राउश नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकताओं की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के सीमांत पृथक्करण की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के पृथक्करण नियतांक की गणना। अल्प घुलनशील लवण की घुलनशीलता तय करना। जल के आयनन उत्पाद की गणना। क्या आप जानते हैं, यदि दो पात्र एक दूसरे से अलग हैं तो बिना लवण सेतु के धनायन और ऋणायन साम्यता प्राप्त करते हैं और इससे किसी तरह की विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। विलियम निकोलसन और जॉन विल्हेम राइटर ने सन 1800 ईस्वी में वैद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग करने में सफलता पाई थी। किसी संतुलित सेल समीकरण में स्टोकियोमीटर के गुणांक में परिवर्तन E0 मान के लिए नहीं बदलता है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोल-राउश ने वैद्युत अपघट्य की चालकत्व गुण की खोज की थी। साथ ही उन्होंने प्रत्यास्थता, तापीय प्रत्यास्थता और तापीय संवाहन का आविष्कार किया था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड और जिस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। लवण सेतु परिपथ को पूरा करने के लिए धारा के प्रवाह को गुजरने की अनुमति देता है। ये आयन को प्रवाह की अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता है। किसी विलयन में धातु और इसके आयनों के बीच वैद्युत विभवांतर को स्थापित करने को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। कोल-राउश के नियम के अनुसार किसी असीम तनुता में जब वैद्युत अपघट्य पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्य के लिए प्रत्येक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है। परिचय। पिताजी, हमारे घर का दरवाजा कितना कमजोर और रूखा दिख रहा है। हाँ बेटे, ये दरवाजा 8 से 10 वर्ष पुराना है। किंतु पिताजी, ये दरवाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है? बेटे, ये संक्षारण के कारण हुआ है। संक्षारण? वो क्या होता है पिताजी? बेटे, संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद प्रक्रम है। ये दरवाजा लोहे से बना है तथा संक्षारण
लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है। यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है। अच्छा पिताजी, अब मुझे संक्षारण के बारे में पता चल गया है। पिताजी, क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? हाँ बेटे, और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत अपघटन को परिभाषित करना, वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि का विश्लेषण करना, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझना, बैटरी को परिभाषित करना, बैटरियों के प्रकारों को परिभाषित करना, ईंधन सेल के बारे में जानना, संक्षारण को परिभाषित करना, जंग लगने के वैद्युत रसायन सिद्धांत का विश्लेषण करना और संक्षारण के रोकथाम की व्याख्या करना। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघट्य या इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा की प्रवाह से होने वाले रासायनिक अपघटन के पराक्रम को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन का पराक्रम संपन्न होता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें एक वैद्युत अपघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है। वैद्युत अपघट्य द्रव अवस्था में या जलीय रूप में वैद्युत अपघटनी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक चालक निमज्जित होते हैं। इलेक्ट्रोडों को दिष्ट धारा के स्रोत से संपर्कित कर दिया जाता है। वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी उचित विलायक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये 2 आवेशित कणों में टूटता है जो आयन कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभवांतर के प्रति अनुक्रिया करते हैं तथा विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। अतः ऋण आवेश कैथोड की ओर तथा धन आवेश एनोड की ओर चला जाता है। अपने नियत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर आयन अपना आवेश त्याग कर उदासीन कण बनाते हैं। ऋण आवेश कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जबकि धनावेश एनोड को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अतः एनोड पर ऑक्सीकरण जबकि कैथोड पर अवकरण होता है। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। वैद्युत अपघट्य के पदार्थ की प्रकृति। यदि वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघट्य की द्रव अवस्था अथवा जलीय विलयन में होता है तो इलेक्ट्रोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैद्युत अपघट्य में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलेक्ट्रोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हों तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है। तब वैद्युत अपघटन के उत्पाद भिन्न होते हैं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर निर्भर करते हैं। जब कोई वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया गतिकीय रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता प्रतीत नहीं होता है तो कुछ अतिरिक्त विभव, जिसे अधिविभव कहते हैं, ऐसे पराक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है। विलयन का सांद्रण भी वैद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करता है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैद्युत अपघट्य विलयन या
गलित प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। m q के सीधे समानुपाती होती है, जहां m निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा है। q विद्युत धारा की मात्रा है। हम जानते हैं कि q बराबर IT है। m भी IT के सीधे समानुपाती होती है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, m बराबर ZIT, जहां Z पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी वैद्युत अपघट्य, गलित या विलयन से प्रवाहित 1 कूलॉम की विद्युत धारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाषित करते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम पर उदाहरण। चलिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम पर एक उदाहरण लें। किसी धात्विक पात्र जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है, पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा को 2 घंटे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्युत निक्षेपण होता है। निक्षेपित सिल्वर की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल देखें। यहां दिया हुआ मान है A बराबर 900 वर्ग सेंटीमीटर, I बराबर 0.5 एम्पियर। हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रव्यमान m बराबर ZIT से प्राप्त होता है। इन मानों को रखने पर हमें m बराबर 4.029 ग्राम प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि V बराबर m बटा d। इन मानों को रखने पर हमें V बराबर 0.3837 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। मान लें कि निक्षेपित पदार्थ की मोटाई x सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि x बराबर V बटा A। इन मानों को रखने पर हमें x बराबर 7.67 गुणा 10 की घात ऋण 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। धात्विक पात्र पर निक्षेपित सिल्वर की मोटाई 7.67 गुणा 10 की घात ऋण 4 सेंटीमीटर है। बैटरियां। कोई बैटरी जिसका विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, मूलतः एक विद्युत रासायनिक सेल है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या 2 से अधिक गैल्वेनी सेलों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। बैटरी के आवश्यक गुण हैं: इनकी आयु लंबी होनी चाहिए, बैटरी को हल्का तथा सुसंबद्ध होना चाहिए, ये पुनः आवेशित करने योग्य होनी चाहिए, प्रयोग में लाते समय इनकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैटरियों के प्रकार। विविध व्यावसायिक बैटरियों को वृहत रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक बैटरियां लंबी अवधि के बाद रासायनिक अभिक्रिया के रुक जाने से निष्क्रिय हो जाती हैं। इसे पुनः आवेशित या पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए शुष्क सेल तथा मर्क्यूरी सेल। संचायक बैटरियां। संचायक बैटरी को निष्क्रिय होने के बाद दिष्ट धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित किया जा सकता है तथा बैटरी को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेड संचायक सेल, निकेल कैडमियम संचायक सेल। शुष्क सेल। इस सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का ही कार्य करता है। इसका कैथोड कार्बन की छड़ होती है जो चूर्णित MnO2 तथा कार्बन से घिरी होती है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा
ZnCl2 के नाम पेस्ट से भरा होता है। बेहतर विद्युत संपर्क के लिए ग्रेफाइट की छड़ को पीतल की टोपी पहना दी जाती है तथा बेलन को ऊपर से पिच से बंद कर दिया जाता है। जिंक को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है। सेल का विभव लगभग 1.50 वोल्ट होता है। शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियो, घड़ियों इत्यादि में उपयोग होता है। मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में जिंक मर्क्यूरी अमलगम का एनोड होता है तथा HgO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य KOH तथा ZnO का एक पेस्ट है। वे अपने विसर्जन के दौरान 1.35 वोल्ट का अचर विभव उत्पन्न करता है। इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है, क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्य अवधि में बदल सकती हो। मर्क्यूरी सेल का हृदय पेसमेकरों, घड़ियों, कैमरों, श्रवण यंत्रों इत्यादि में वृहद पैमाने पर प्रयोग होता है। लेड संचायक बैटरी। इसमें सामान्यतः 6 वोल्टेज सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक सेल में एनोड स्पंजी लेड से बना होता है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरा लेड का एक ग्रिड है। वैद्युत अपघट्य H2SO4 का विलयन है जो द्रव्यमान का 38% होता है। बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल का घनत्व गिरता है। जब विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के नीचे गिरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जब किसी बाह्य दिष्ट धारा स्रोत से बैटरी को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है तो सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया होती है, किंतु इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया करती है। सेल की धारा आउटपुट को बढ़ाने के लिए एनोड तथा कैथोड को एकांतर क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछ अलग पदार्थों के स्तरों से पृथक कर दिया जाता है। प्रत्येक वोल्टेज सेल में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट की होती है जिससे आउटपुट 12 वोल्ट हो सके। बैटरी के 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। निकेल कैडमियम संचायक बैटरी। इस प्रकार के सेल में एनोड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातु ग्रिड होती है जिसमें निकेल ऑक्साइड होता है। वैद्युत अपघट्य KOH का विलयन है। सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है। बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान कोई गैसीय उत्पाद नहीं बनता है तथा ठोस उत्पाद बनता है जो इलेक्ट्रॉन से चिपके होते हैं, जिसे आवेशन प्रक्रिया द्वारा पुनः रूपांतरित कर लिया जाता है। इन सेलों का उपयोग वृहद रूप से इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों तथा कैलकुलेटरों में होता है। ईंधन सेल। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोड पदार्थ नहीं होते हैं, बल्कि एक बाह्यता आपूर्ति करने वाले पदार्थ हैं जिसका उपयोग श्रवण यंत्र में ईंधन के रूप में हो सकता है। ईंधन सेल ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बिना ऊष्मा इंजन के प्रयोग से सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की एक युक्ति है। हाइड्रोजन जैसे पारंपरिक ईंधन की नियंत्रित सतत आपूर्ति का ऑक्सीकरण एनोड पर तथा ऑक्सीजन जैसे दहन के पारंपरिक पोषक की आपूर्ति का अपचयन कैथोड पर होता है।
सेल में जब तक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, सेल चलता रहता है। ईंधन सेल किसी प्रकार की प्रदूषण समस्याएं उत्पन्न नहीं करता है। संक्षारण संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद पराक्रम है। उदाहरण के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर पर हरे रंग का लेप चढ़ना तथा लेड का अपनी चमक खोना। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातु की अभिक्रियाशीलता, अशुद्धियों की उपस्थिति, वायु एवं नमी, धातु में तनाव तथा वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल की उपस्थिति में लघु वैद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह व्यवहार करता है। नमी, जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खुले होते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करता है। एनोड पर आयरन परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर H की घात धन आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु घुलित ऑक्सीजन को अपचयित कर देता है। इस प्रकार उत्पन्न फेरस आयन जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरिक अवस्था में ऑक्सीकरण होता है, जो जंग का निर्माण करता है। संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा की कई विधियां हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। अवरोधक सुरक्षा। इस विधि में एक अवरोधक फिल्म आयरन तथा वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नमी के बीच रखी जाती है। उत्सर्ग सुरक्षा। इस विधि में आयरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातु की परत से आच्छादित कर देते हैं। टिन से आयरन का आच्छादन। टिन बहुत कम विद्युत धनात्मक होता है तथा इसका वायु में संक्षारण नहीं होता है। जब टिन की परत को आयरन की सतह पर आरोपित किया जाता है तो ये जंग के विरुद्ध सुरक्षित होता है। विद्युत सुरक्षा। इस विधि में आयरन को कुछ अधिक विद्युत सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक तथा एल्यूमिनियम से संपर्कित किया जाता है। जंग विरोधी विलयनों का उपयोग। ये क्षारीय फास्फेट तथा क्षारीय क्रोमेट के विलयन हैं। विलयनों की क्षारीय प्रकृति H+ आयनों की उपलब्धता को रोकती है, जो आयरन के ऑक्सीकरण को Fe2+ में पूरा करता है। क्या आप जानते हैं? सामान्य तापमान पर आयरन का नमी की अनुपस्थिति में सही तरह से संक्षारण नहीं होता है। वैद्युत अपघटन स्थायी रूप से बाल हटाने की एकमात्र विधि है, जिसे खाद्य एवं औषध प्रशासन ने मान्यता प्रदान की है। सर्वप्रथम बैटरी अलेसेंद्रो वोल्टा ने 1798 ईस्वी में बनाया। प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण धातु की सतह पर जल की गति बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वैद्युत अपघट्य या इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा की प्रवाह से होने वाले रासायनिक अपघटन के पराक्रम को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी उचित विलायक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कणों में टूटता है, जो आयन कहलाते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मुक्त या खुले पदार्थों की मात्रा वैद्युत अपघट्य विलयन या
गलित प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक गैल्वेनी सेलों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद पराक्रम है। लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल की उपस्थिति में लघु वैद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं।